राम राम भाई सब ने। तो भाई आज तारीख हो गई है 13 अगस्त और एमटीएस एसएससी एमटीएस की डेट भी आ गई है, अगले महीने है। मतलब नो समझ लो 30 सितंबर से अगले नवंबर तक चलेगा, आधा नवंबर 1.5 महीने चलेगा। और फिलहाल आज के दिन की लगाए तो हमारे पास 1.5 महीना है। 1.5 महीने मतलब 45 दिन में मैं कोशिश करूंगा 45 दिन में मैं 40 क्लास ले 40 क्वेश्चन सेट करवाऊँ एसएससी एमटीएस के। तो भाई कल क्या दिक्कत हो गई थी, कल एक दिक्कत हो गई थी। कल मैं पहला क्वेश्चन करा दिया था आपको, फिर क्या हुआ मेरे पास एक फ़ोन आ गया, फ़ोन में वीडियो शूट कर रहा हूँ तो फ़ोन आ गया तो मैं बात करने लग गया, ठीक है। फिर मैंने फ़ोन काट दिया, फिर 5 क्वेश्चन करा दिए मैंने। उनमें क्या हुआ, मैं एडिटिंग कर रहा था, मुझे पता लगा उनमें आवाज़ ही नहीं आ रही थी। बताओ मेरी क्या गलती। फिर 5 क्वेश्चन बाद एक फ़ोन हो रहा है मेरे पास, फिर मैंने उससे बात की, फिर दोबारा आवाज़ आने लग गई। तो अब मुझे तो पता नहीं आवाज़ आ रही, मैं अपने 5 क्वेश्चन कराता गया तो लास्ट में दिक्कत होगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आइए आज शुरू करते बिना। तो भाई पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। धातुओं का गलनांक उच्च होता है, धातुएं उष्मा की सुचालक होती है, शीशा और पारा उष्मा के सर्वश्रेष्ठ सुचालक है, शुद्ध धातुओं की सतह चमकती है। अब सुनो मेरी बात भाई, मैं सो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, मैंने साइंस इंग्लिश में पढ़ी है। धातु एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, ठीक है, समझ गए। पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, जो मेटल होते हैं ना, आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना, इतने इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है 5-4, बस वो याद कर लो, आपका काम चल जाएगा। क्या प्रॉपर्टी होती है? पहली तो होती है क्या कि जब भी हम इनको पॉलिश करते हैं, मतलब कोई भी धातु है, मेटल मान ले ये चेयर है, इस चेयर में ये स्टील की है, तो इसको हम पेंट करेंगे ना तो ये चमकने लगेगी। तो कोई भी जो धातु होती है ना, मेटल, हिंदी में धातु इंग्लिश में मेटल, उसमें क्या होता है कि अगर हम उसे पॉलिश करते हैं तो चमकने लगती है, ठीक है। एक चीज़ याद करो कि जो मेटल्स होते हैं ना वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो मेटल होते हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। जैसे अब एग्जांपल में एक रबड़ लेता हूँ, रबड़ में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती तो वो मेटल नहीं है, ठीक है। लकड़ी लेता हूँ, लकड़ी क्या है, लकड़ी भाई बिजली के तारों बिठा दो कोई करंट नहीं लगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, मतलब वो क्या है, वो नॉन मेटल। मेटल जैसे लोहा ले ले, लोहे की कुछ भी लगा दे भाई, करंट लगे मर जाएगा। तो वही है, मतलब कुल कहने का अर्थ है जो मेटल होते हैं ना उनमें इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर, उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, समझ गए, ठीक। एक है कि मेटल्स आर, इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ भाई, आर डक्टाइल एंड मैलिएबल, मतलब क्या समझे, पढ़ी होगी भाई, जिसने भी इंग्लिश में पढ़ा होगा उसने डेफिनेशन जरूर सुनी होगी। मेटल्स आर डक्टाइल एंड मैलिएबल। डक्टाइल मतलब भाई कोई भी मेटल, मतलब मेटल क्या तरह बताओ, मतलब कुछ पत्थर है ना, पत्थर उस टाइप का मेटल है, ठीक। उसको कूट पीट कर हम क्या बना सकते हैं, एक तार बना सकते हैं। तार मतलब ये वो लैपटॉप की वो है चार्जर, मतलब मेटल को कूट पीट कर ऐसे हम क्या बना सकते हैं, ऐसे एक तार बना सकते हैं। मेटल्स और डक्टाइल मतलब, ठीक है। एक होता है मैलिएबल, मैलिएबल मतलब मेटल को कूट पीट कर हम कोई थिन सीट बना सकते हैं। मतलब अब भाई ये मुझे ये डंडी बनानी है ना, देख रही, मतलब ये डंडी बनानी है इस कुर्सी की, तो क्या करूंगा, कुछ भाई मेटल होगा उसको कूट पीट कर ऐसे प्लेन सीट बनाऊंगा, सुनी मतलब शकल दूंगा तभी तो बनेंगे मेटल, यह बात तो मान लो। सो वही है कि मेटल्स आर डक्टाइल एंड मैलिएबल। अब कह रहा है, क्या कह रहा है, मेटल क्या होते हैं, टफ होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। देख लो, यही देख लो, टफ है कि नहीं है, ये प्रॉपर्टी है उसकी, ठीक है। एक कह रहा है क्या होता है, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आपने खूब नाम सुना होगा रूम टेम्परेचर, भाई क्या चीज़ है, रूम टेम्परेचर होगा किससे। तो कुल मिलाकर बात यह है, रूम टेम्परेचर मतलब आपका शरीर ने, बताऊँ कौन सा जो भी आपका शरीर ने टेम्परेचर सूट करे ना, वही रूम टेम्परेचर। कुल मिला के कहने का अर्थ है रूम टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, फिक्स नहीं है भाई इतना रूम टेम्परेचर, नॉर्मली 20 से 25 होता है एवरेज। मतलब मेटल्स उस रूम टेम्परेचर पर होते हैं सॉलिड फॉर्म में, मतलब द्रव फॉर्म में होते हैं। और एक्सेप्ट एक मेटल को छोड़कर, और प्रश्न यही पूछता है कि वह कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड बोले तो तरल फॉर्म में होते हैं, वो है मरकरी। रट लियो, याद कर लियो, कुछ कर लियो। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। अब सुनो मेरी बात, प्रश्न में किसके बारे में है, लेड और मरकरी के बारे में। अब सुनो मेरी बात, ये क्या, ये दोनों मेटल है, लेकिन ये पर
ऑप्शन में कह रहा है ये तो पता है क्या है, बेस्ट कंडक्टर है, मतलब इनसे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं, बेस्ट नहीं है भाई साहब, ये बेस्ट कंडक्टर नहीं है, ठीक है। वैसे गुड मतलब कंडक्टर मतलब इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि सबसे बेस्ट है, समझ गए नहीं, बेटर गुड बेटर बेस्ट इंग्लिश, हाँ इंग्लिश समझ गया ना, ठीक है। कुल मिलाकर बात यह है, अब सुनो मेरा, मरकरी, मरकरी का फॉर्मूला है Hg, Hg किसका है, मरकरी, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर है इसका 80, कितना है मरकरी का 80, ठीक। एक होता है मरकरी लेड, लेड को कहते हैं पिब्बी, इसका कितना है, इसका है 82, समझ गए, रट लियो याद कर लियो कुछ कर लियो, ये दो हिस्सा एलिमेंट सी जिनके बारे में पक्का सिद्ध पूछोगे, मरकरी का एटॉमिक नंबर मास नंबर कितना है के नाम से, लेड का बताओ, मरकरी 80 लेड 82, मरकरी Hg लेड पिब्बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत, 4 ऑप्शन था, 3 ऑप्शन सही सी, ये बेस्ट नहीं है, बेहतर ठीक है, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है, अब हो ही जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या था। अब सुनो मेरी बात, आज के टाइम पर आपको ये जरूरी नहीं है 2019 में क्या था क्या नहीं, आज के टाइम में, आज तारीख हो गई 13 अगस्त, आज क्या था, आज भारत की रैंक कितनी है, 4 ऑप्शन में सिर्फ 4 याद कराऊंगा, आगे आगे जैसे क्वेश्चन होने में सारी कवर कर, देख 4 याद करो। सबसे पहले याद करो, एक है भाई साहब भ्रष्टाचार सूचकांक, भ्रष्टाचार में भारत की रैंक है 93, कैसे याद करोगे, देखो सुनो मेरा भाई साहब, मैंने कुछ काम करवाना है, मान लो कुछ काम कराना मैं, ये एक पेप्सी की बोतल है, पेप्सी कौन सी, ड्यू मरिंडा स्लाइस, ये आती है भाई 100 रुपए की, आती है 93 रुपए की, लेकिन मुझसे दुकानदार ले रहा है 100 रुपए। सुनो मेरी बात, मतलब 7 रुपए वो क्या कर रहा है, भ्रष्टाचार कर लिया है। 93 रैंक है, भारत की रैंक कितनी, 93, मतलब याद कैसे करो, 93 रुपए की पानी की मतलब पेप्सी बोतल ली, और लेकिन उसने ले लिए 100 रुपए, मतलब 7 रुपए का उसने भ्रष्टाचार कर दिया। 93 रैंक कितनी है भ्रष्टाचार में, 93 रैंक। चले ठीक है, भ्रष्टाचार सूचकांक 93। एक है भाई साहब, एक है भाई साहब वैश्विक खुशहाली इंडेक्स, खुशहाली में कितनी है, भारत की रैंक है 126, कैसे याद करोगे, देखो खुश 126 कैसे लिखते हैं, 1 2 6 1 2 6 लिखते हैं, कैसे बनेंगे, 1 2 6, 6 और 2 कितने होते हैं, 8, माइनस जो एक है ना शुरू में, उसको माइनस कर दे, 8 में 1 गए कितना, 7, 7 बोले तो थाला हो रिजन 126 है, 126 में 6 और 2 को ऐड कर दो 8, माइनस 1 कर दो 7, 7 बोले तो थाला हो रिजन, खुश हुआ ना मैं, मतलब मेरे दांत दिखे ना, थाला हो रिजन, समझने वाले समझ गए खुश हुआ मतलब खुशहाली इंडेक्स। चले नेक्स्ट, एक है भाई साहब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, मतलब बौद्धिक संपदा इंडेक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स बोले तो बौद्धिक संपदा, कैसे याद करोगे, देखो भाई हमारे घर के पास एक खेत है, एक आदमी ने प्रॉपर्टी बेची अपनी किसी को, कितने में बेची, 45 लाख में बेची, खेत है 1 किला बोले तो, छोड़ दो 45, 1 साल हो गए बेचो, 45 लाख रुपए में बेची, 45 में 3 घटाते मतलब 42, प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ गई, वैश्विक बौद्धिक संपदा, इसमें रैंक भारत की 42, भाई मैंने तो ऐसे याद किया, प्रॉपर्टी बेची 45 लाख में 3 कम कर दे ले 42, ठीक है। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें रैंक है भारत की 72, 42 प्लस 30 और जोड़ दे 72, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत की रैंक कितनी है, 72। अब कैसे याद करोगे, बस याद कुछ होने कर लियो यार, देखो आंख बंद करो, कर ली, ठीक, 4 याद करा ऐसे, 93, एक है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार में भारत की रैंक 93, ठीक है। फिर आता है खुशहाली इंडेक्स में भारत की रैंक 126, ठीक है। फिर आता है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, भारत की रैंक 100 ना खाली 42। फिर आता है ये 72 किसमें है, अरे के नाम से इसको AI नहीं के बोला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किस कंपनी द्वारा घोषित लाभांश यदि घोषणा की तारीख से खालिस्तान दिनों के भीतर भुगतान या दावा नहीं किया गया है, उसे अबदस्त लाभांश खाते में अंतरित करना होता है, 30 90 120 60। अब सुनो मेरी बात भाई साहब, मैंने क्रोम पर पूरा क्रोम छान मारा, मुझे समझ नहीं आई ये प्रश्न में कह क्या रहा है और पूछ क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आई, सीधी बात है। अब सुनो मेरी बात,
कुल मिला के ये क्वेश्चन है रटने वाला। 2013 में कोई आया था, मैं लिखित में दे सकूँ हूँ, कोई नहीं, किसी ने सही नहीं किया ये क्वेश्चन, तुक्का मार दिया वो अलग बात है। आपको भी सही नहीं करना, आपको भी याद नहीं करना, आपको भी रटना है, सीधी बात है। अब यार हम खुद बताओ इसमें क्या पढ़ाती हूँ मैं, सीधी मेरा समझ में ना अरे पूछ के रहे इसे। तो कुल मिला के इसका आंसर है 30 दिन। मैं बस ये है कि एसएससी कहते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करती है, तो वो उसके उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन बाई चांस रिपीट हो गए, आंसर कर दे 30 दिन, मतलब 1 महीना वाला। ठीक, ये एक अधिनियम 2013 में आया था, कंपनी से रिलेटेड था, यह संसद में पारित हुआ। वैसे इतनी जानकारी मिली है, ठीक है भाई, मैंने ज़्यादा नहीं मिली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बताते था। क्वेश्चन है भाई, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण विधेयक 2007 द्वारा निर्धारित बच्चों की ओर से माता पिता को देय रुपीज खालिस्तान की मासिक भरण पोषण राशि को माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण संशोधन विधेयक 2019 द्वारा हटा दिया गया। 8,000, 10,000, 12,000, 5,000। कुल मिला के बात ये है भाई साहब, बात ये है, ये क्वेश्चन है 2020 में 19 का करंट अफेयर्स का। 2007 में कोई अधिनियम आया था, उसमें 2019 में कुछ संशोधन हुआ है, उससे रिलेटेड इसलिए पूछा गया क्योंकि उस टाइम ये करंट अफेयर्स का था। आज के टाइम में नहीं पूछा जाएगा। अब सुनो मेरी बात, सुनो तो के भाई, मैं अटेली बाजार छाण मारो पूरा, मैंने कहीं पर भी करंट अफेयर्स किताब नहीं, मैं 3-4 दुकान आप ट्राई करी, सब बोले भाई करंट अफेयर्स किताब को 2024 की नहीं आई है कोई। महो यार भाई 6 महीना ही दे दी उन्होंने भाई, नहीं आई है। अब बताओ मैं कहाँ से पढ़ा दूँ करंट अफेयर्स। कुल मिला के भाई मेरा माफ़ कर दो, करंट अफेयर्स भाई कुमार गौरव कन चला जाओ। हाँ सर, कुमार गौरव सर कन चला जाओ भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट अफेयर्स को, करंट अफेयर मेरा बस की बात जो भाई मेरा लागे को, हाँ भाई मैं बता सकूँ वो बताती हूँ, बाकी भाई कुमार गौरव जिंदा। भाई अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था? अवध, उदयपुर, नागपुर, सतारा। अब सुनो मेरी बात, बात ये है क्या है, देखो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त। 1857 में क्रांति आई थी, ठीक है, उससे पहले एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हिंदी में बोले तो व्यापक सिद्धांत, मैंने इंग्लिश किसके टाइम पर आया था? ये आया था डलहौजी के टाइम पर। देखो डी से डॉक्ट्रिन, डी से डलहौजी, मैंने तो भाई साहब ऐसे याद कर रहा है, खूब पूछता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापक सिद्धांत किसके टाइम पर आया था? ये आया था डलहौजी का। क्या था सिस्टम, क्या था सिस्टम? ये था कहीं पर भी कोई भी मतलब शासन कर रहा है राजा की अगर मृत्यु हो गई, किसी भी कारणवश डेथ हो गई और उसका कोई भी बच्चा नहीं है, बालक नहीं है, तो क्या होता था? राजा की घरवाली रानी को शासन बना देते थे। लेकिन ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत आया था कि जो भी राजा की मृत्यु हो जाएगी, जिसका बच्चा नहीं होगा, वो राज्य हम ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अंडर हड़प लेगी, मतलब स्त्री महिला को नहीं बनने दिया जाएगा। कुल मिला के ये था, किसी और को नहीं बनना चाहिए। अगर राजा का बेटा है जब तो ठीक है, नहीं फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में जाओ। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और ये कुछ नहीं था। प्रश्न पूछता है क्या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्यापक सिद्धांत के तहत हड़पने वाला पहला कौन सा, मतलब किस क्षेत्र को हड़पा था? मतलब समझ मोस्ट इंपोर्टेंट, रट लियो, याद कर लियो, कुछ कर लियो। सतारा, ये था सतारा, सबसे पहले सतारा को हड़पा था 1848 में। कहाँ पर है सतारा? सतारा है महाराष्ट्र में। समझ गए? के समझे? अब भाई व्यापक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो हड़पने वाला पहला, कब्जा करने वाला पहला जो रियासत कौन सी थी? वो थी सतारा। सतारा कहाँ पर? महाराष्ट्र, 1848। अगली साल, 1 साल बाद आई थी जैतपुर। 1 साल बाद जैतपुर कहाँ पर? बुंदेलखंड। उसको 1849 में हड़पा। एक और था 1849, उड़ीसा का था, क्या था नाम था? संबलपुर। संबलपुर को कब? 1849, ठीक है। फिर अगली साल 1850 को बघाट। बघाट कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में बघाट, ठीक है। फिर 1 साल की छुट्टी, 2 साल बाद 1852 में किसको हड़पा? 1852 में हड़पा उदयपुर। उदयपुर कहाँ पर है? उदयपुर किससे? उदयपुर राजस्थान, हाँ राजस्थान। उदयपुर मध्य प्रदेश, सॉरी उदयपुर या उज्जैन है, जो भी है देख लो आप। उदयपुर 1852। अगले साल 1853 में झांसी को, मोस्ट इंपोर्टेंट झांसी, हाँ रानी लक्ष्मीबाई, वो क्या नाम, गंगाधर गंगाधर की डेथ होगी इसलिए उसके तहत हड़पा। तभी तो 1857 वाली क्रांति की थोड़ी सी और आग लगी थी, ठीक है। फिर आता है 1854 में नागपुर, ठीक है। अब सुनो, प्रश्न पूछा है अवध को कब किया? अवध को क्या 1856 में। देख ल्यूसेंट में भी अवध के लिए स्पेशल अलग
पैराग्राफ में लिख रखा है भाई, कुछ तो खास है। लूसेंट वालों को पता थी ये क्वेश्चन ऐसे सेम टेस्ट में छपेगा, इसलिए अलग कर रखा है। तो इसका है कुशासन, मतलब राजा भाई कुछ ज़्यादा ही कमीन टाइप था, ज़्यादा प्रजा पर कुशासन कर रहा था, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी बोली बस तू बाहर जा, हम संभालेंगे प्रजा, तेरे बस की बात नहीं। कुशासन अब पूछ सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में, जब 1856 में अवध को हड़पा, उस टाइम अवध का राजा कौन था, किसका शासन था? अवध पर का शासन था वाजिद अली शाह का। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। अगर भाई साहब मैं पता है 3 चीज़ तो आप याद करो ही करो। एक तो पहला किसको, 17 को 1848 में, एक झांसी को 1853 में, एक ये अवध को 1856 में वाजिद अली शाह। ठीक, ये तो करो ही करो। बाकी भाई ये उदयपुर कर लो, जैतपुर, बाघाट, ये भी कर लियो तो कहना क्या था भाई, कुछ भी छप सके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बनाया था मैं आपने सारों बता दिया। ठीक है, इस बार डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सी कुछ नहीं, नू पूछ के है किसके टाइम पर सूर्य के रंग में कितने, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित है? 2, 3, 7, 5। सब ने पता है भाई, सारी दुनिया में पता है, कुछ खास नहीं। सूर्य मतलब सनलाइट में कितने रंग होते हैं? हम कहोगा एक ही तो रंग से, व्हाइट लाइट में तो 2 रंग दिख रहे, सफेद, और तो भाई 7 रंग से इसमें। कैसे दिखते हैं? ये दिखते जब इंद्रधनुष बनता है, नाम सुन रखा है था हमने इंद्रधनुष, जब हाँ बारिश आओ कबे कबे बने रो, हमेशा ना बने। अब सुनो, 7 लाइट कौन कौन सी होती है? याद करो, विब गयोर, VIBGYOR। आज से 10 साल पहले याद की, जब 8वीं 7वीं क्लास में, तब की याद कर रखे। ठीक है, विब गयोर था, हमने भी नाम सुन रखा, VIBGYOR। ठीक, सारा ही फुल फॉर्म याद। वी से है वोइलेट, विब गयोर मतलब VIBGYOR। 7 कलर है, ये 7 कलर मिलकर सनलाइट बनाते हैं। 7 कलर का नाम क्या है? वी से वोइलेट, VI से इंडिगो, बी से ब्लू, BIB, जी से ग्रीन, वाई से येलो, GY, ओ से ऑरेंज, R से रेड। विब गयोर वोइलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, GY, येलो, ओ, ऑरेंज, R, रेड। ठीक है, 7 कलर हो गए ये। अब सुनो मेरी बात, ये तो सनलाइट है। अब सनलाइट का हमारा गोल एक होता है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म में हिंदी में क्या बोले भाई, पता नहीं क्या। हाँ, एक लाइट वो आती है और वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, देख लो डायग्राम में ऐसे है। ठीक है, वो होता है प्रिज्म, उसमें भी ये 7 कलर वही है, वो लाइट है। ठीक है, अब सुनो काम की बात क्या है? काम की बात ये है विब गयोर 7 कलर्स में से पूछेगा सबसे ज्यादा वेवलेंथ को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य। भाई मैंने नहीं पता केवल हिंदी में वेवलेंथ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? सबसे ज्यादा वेवलेंथ है रेड की, मतलब VIBGYOR, R सबसे लास्ट में ना, इसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ है। अब सुनो मेरी बात, सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? इसकी शुरू वाले, मतलब वोइलेट की सबसे कम वेवलेंथ। ठीक, अब सुनो मेरी बात, जिसकी मतलब वेवलेंथ है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। समझ गा? रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम मिलेगी। वोइलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, वोइलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा मिलेगी। कैसे याद करो? देखो, ट्रेन को भाई रोकनी है, बहुत दूर ट्रेन है, उसको रोकनी है, मैं क्या करूँगा? लाल कपड़ा लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, मतलब दूर तक दिख जाएगा रेड कलर बहुत दूर से भी दिख जाएगा, इसलिए हम लगाते हैं लाल कलर। अब सुनो, लेंथ मतलब लंबाई, लंबी दूरी तक भी दिख जाएगा रेड कलर। समझ गा? वेवलेंथ सबसे ज़्यादा इसकी, और वेवलेंथ ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा भी कम होगी, और इस साइड वाला वोइलेट उसकी वेवलेंथ सबसे कम, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी। अब सुनो मेरी बात, ठीक है, ये हो गए वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। एक आता है जो प्रिज्म है, प्रिज्म में 7 कलर हो गए, 7 कलर, तो कह रहे सबसे ज़्यादा स्कैटर, सबसे ज़्यादा फैलता कौन सा है? सबसे ज़्यादा फैलता है वोइलेट। कैसे भाई साहब? और सबसे कम फैलता है रेड कलर। देख लो खुद डायग्राम में, देखो एक लाइट आ रही है। अब ये क्या करेगा? रेड कलर वोइलेट ऐसे इतना डिग्री नीचे चले, मतलब जाना था इसको सीधा, लेकिन ऐसे जा रहा है, मतलब वोइलेट सबसे ज़्यादा मुड़ रहा है ना, तो सबसे ज़्यादा फैल रहा है, मतलब समझ गया ना? ठीक है, विब गयोर I उससे कम, G उससे कम, Y उससे कम, O उससे कम, R एकदम सीधा है। R ऐसे आना था और ऐसे ही जा रहा है, मतलब R बिल्कुल नहीं मुड़ा, फैला नहीं है।
अगर कोई चीज़ सीधी जा रही है वो इधर उधर चली जा मतलब स्कैटर हो गई, फैल गई, और सीधी चली जा मतलब नहीं फैली, तो आर क्या है, एकदम सीधी जा रही मतलब आर सबसे कम फैलता है। और वी देखो कितनी मुड़ गई, ऐसे जाना लेकिन सारी मुड़ गई, वो तो कितना डिग्री मुड़ गई, तो मतलब सबसे ज़्यादा फैलता है स्कैटर, सब ज़्यादा समझ गए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1857 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल द्वारा लिखी गई? ए पैसेज टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, द ग्रेट म्यूटिनिटी। अब सुनो मेरी बात भाई साहब, बढ़िया क्वेश्चन है, और नु समझ लो जरा पढ़ रखो वो तो कर दिए गो ठीक, और नहीं पढ़ रखो बढ़िया क्वेश्चन है। एक ऑप्शन है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया, ये किसी ने नहीं किया, ये सबको पता है, ये किसकी किताब है, ये है दादा भाई नेहरू अब सुनो मेरी बात, इसमें क्या है, इसमें दादा भाई नेहरू ने धन का व्यापक सिद्धांत बताया इस किताब में, मतलब ऐसे ऐसे धन फलाना दिख रहा है। अब सुनो कैसे याद करोगे भाई, मेरे दादाजी है, दादा भाई नेहरू से याद करो, दादाजी वो बताते हैं, मैंने ज्ञान दिया अगर कई बार कि बेटा तन दुनिया देखी किससे, हमारा टाइम में इतनी गरीबी थी, इतनी दूर से पानी ले लेके आया करता सिर पे, ठीक है, इतनी दूर पैदल पढ़ने जाया करता था, हमने तो आज मोटरसाइकिल चाहे, हाँ 2 पहिया वाली, हम इतनी दूर पैदल जाया करता, शाम ना आया करता, फिर खेत में जाया करता, यो कराया करता, यो कराया करता, यो कराया करता, और थारा से कुछ ना है, मतलब गरीबी देखी हमने। गरीबी किसने देखी है? दादाजी ने। पोवर्टी मतलब गरीबी, पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया ने, पोवर्टी मतलब गरीबी देखी हमारे दादाजी ने, हम तो ना देखी। ठीक है सुनो मेरी बात, याद हो गई थी। एक है भाई साहब ए पैसेज टू इंडिया, ये किसकी किताब है भाई? बढ़िया किताब सर, बढ़िया किस्म में तो पढ़ी बने, मतलब कई बार पूछे, बढ़िया पेपर में आती रहते हैं। ये है E.M. फोस्टर की, कब लिखी गई? ये लिखी गई 1924 में। क्या नाम बताओ? ए पैसेज टू इंडिया किसकी किताब? ये है E.M. फोस्टर, 1924 में लिखी। अब आता है एक और किताब, एक जो है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, मतलब जो इस क्वेश्चन का आंसर जेम्स मिल की है, कब लिखी गई? ये लिखी गई 1924 में। ये भाई याद करना पड़ेगा, 2-3 कर लो सीधी बात। क्या नाम है? दी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया किसकी किताब है? ये है जेम्स मिल की, 1924 में लिखी गई, ये भी याद करो ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ठीक है 1924 से एक ध्यान याद आया, 1924 में कांग्रेस की जो अध्यक्षता, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी महात्मा गांधी ने। कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था बेलगाम। महात्मा गांधी ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष था, वो थी बेलगाम अधिवेशन 1924 में, और क्या कहा करी 24 में, और बेलगाम। ठीक चलिए ठीक। एक चौथी किताब बच गई, द ग्रेट म्यूटिनिटी। ये किसकी किताब है? ये किताब है हिब्बर्ट नाम था यार, पता नहीं क्या नाम, तो क्रिस्टोफर हिब्बर्ट। कब लिखी थी? ये लिखी थी 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, उसके ऊपर बेस्ड थी। अब भाई 1857 में ये हुआ, 1857 में ये हुआ, 1857 में ये हुआ, उसने उसको मारा, उसने ठीक है। क्या समझे? ये समझे। अरे यार एक मिनट, कुछ आ रहा है यार स्क्रीन पर, चलो इस क्वेश्चन के बाद देख। द ग्रेट म्यूटिनिटी किसकी है? ये है क्रिस्टोफर हिब्बर की, 1857 क्रांति पर बेस्ड। अब आंख बंद करो, अब सुनो मेरी बात। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी है? ये भाई दादा भाई नेहरू जी। ठीक है। दूसरी आती है क्या नाम था किताब, जेम्स मिल वाली को, दी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, ये किसके? जेम्स मिल की। कब आई थी? 1817 में। ठीक है 1817 में। ठीक है 1924 में किसके? E.M. फोस्टर के पैसेज टू इंडिया किसके? E.M. फोस्टर। कब आई? 1924 में। चौथी द ग्रेट म्यूटिनिटी, ये 1857 क्रांति पर बेस्ड है, क्रिस्टोफर हिब्बर्ट की। अरे यार कुछ दी ही ना रो रहे दोनों कई दे। अरे यार चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी है? पीटर स्वीडलर, सादियो माने, बोरिस गर्लफ्रेंड, मैग्नस कार्लसन। भाई ये उस टाइम का कुछ करंट अफेयर्स में, पता है क्यों मैं सर्च मारूं? ये है 2019 में क्या हुआ था पता नहीं, इसने कौन सा चौथा पोजीशन पाया था, ये क्या नाम, सादियो माने, ये फुटबॉल से रिलेटेड है, पता नहीं कौन सी प्रतियोगिता, तब इसलिए उसके बारे में पूछा है। और एक ऑप्शन है मैग्नस कार्लसन, ये तो वैसे नहीं करोगे, जो सब ना पता, ये तो वो है US ओपन जीतता है भाई, ये तो पता ना US ओपन जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो भी जीतती है भाई साहब, ये तो उसका है टेनिस का, टेबल टेनिस, खाली टेनिस का। ठीक है ये फुटबॉल का नहीं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। खतरनाक ये है, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर खालिस्तान ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया, जिसमें उन्हें एक तपस्विनी आकृति के रूप में चिन्हित किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर, ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर, द्विजेंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर। भाई साहब खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक। भारत माता आपने नाम सुना कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे भारत माता को भाई वो जो चित्र है वो किसने बनाया था? असली चित्र था, पता है क्या? देखो भारत को मैप है गो, आगे शेर की एक माता हैगी, शेर के ऊपर बैठी रहेगी, त्रिशूल लिया रहेगी, और भारत माता की जय। असली चित्र वो नहीं है मित्र, असली चित्र जो अब जो स्क्रीन पर है ना वो है असली चित्र। अब सुनो मेरी बात, क्या जो कह रहा है भारत माता का जो चित्र है ना किसने बनाया, कुल मिला के बात ये पूछ रहे हैं। ये बनाया था भाई साहब रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब बनाया? 1905 में। ये स्वदेशी आंदोलन चला था 1905 में। हाँ वो विदेशी जो है ना वस्तुओं का बहिष्कार कब चला था? 1905 ही चला, इतना पता। 16 अक्टूबर में तो बंगाल विभाजन हुआ था। नहीं 1905। अब सुनो मेरी बात, भारत माता का चित्र रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया बस। अब काम की बात क्या है, चित्र में कह रहा है माता के 4 हाथ, अपने 2 हाथ, उस माता के 4 हाथ। हाथों में क्या क्या है? 4। भाई बढ़िया क्वेश्चन है, सीजल वगैरह हम पूछ सके, में पूछ के कोई गारंटी को नहीं। क्या है? एक हाथ में तो है किताब, किसकी किताब है नहीं पता, ठीक। दूसरे हाथ में धान के ढेर, ठीक। तीसरे हाथ में रुद्राक्ष की माला, और चौथे हाथ में क्या है? चौथे हाथ में सफेद कपड़ा। अब सुनो, एक नाम सुनो, रुद्राक्ष की माला। भाई मैं अभी नाम तो सुन रहा, मैंने पता नहीं है माला किसी ऐसे, मतलब रुद्राक्ष की मणिया 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 हुआ तो ना ऐसे, तो कुछ है तो भी हो। मैं मेरी जिंदगी में कभी माला वगैरह ना पहरी। हाँ पैर ही भाई भगवान ना पैर रखी भाई, खूब पैर ही भाई। एक हमारा मंदिर है आसपास, सेवादास, बाबा सेवादास, भाई मानना ठीक से, चल छोड़। अब सुनो मेरी बात, क्या कहे? माता के हाथ में क्या कहे? सफेद कपड़ा, किताब, रुद्राक्ष की माला और दान के ढेर, ठीक। अब सुनो, क्या नाम बताया इसका? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 1871 में, इसका जन्म हुआ। इसकी मृत्यु हुई थी 1951। कितनी साल? 50 और 30 80 साल जी गए भाई, ठीक। कौन था भाई साहब? ये था रविंद्रनाथ टैगोर, था रविंद्रनाथ टैगोर का भतीजा था, ठीक है। इसकी जिंदगी से और कुछ याद मत करो, वैसे एक इसने काम किया था, माँ भारत माता का चित्र बनाया, इसलिए ये इसका नाम आपने वो है। बाकी इससे कुछ लेना देना नहीं, मैं सब कुछ देख लियो, हिस्ट्री विकिपीडिया कुछ लेना देना नहीं, ठीक। अब आ जा दूसरा ऑप्शन है ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर, उससे भी कुछ लेना देना नहीं। एक है द्विजेंद्रनाथ टैगोर, अपनी ऐसे करो। एक है सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये जरूर बढ़िया क्वेश्चन, इस आदमी से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, इस आदमी का जन्म हुआ था 1842 में, इसकी मृत्यु हुई थी 1923 में। कितनी साल हो गई? 42 साल, 58 साल तो भी, 58 और 23 50 60 से 78 और 3 81 साल जी गए, ठीक। लेकिन इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत बढ़िया काम किया था। 1842 में इसका जन्म हुआ, 10 साल बाद, मतलब 11 साल बाद 1853 में क्या हुआ था कि भाई साहब जो उच्च अधिकारी बनना है ना आपको, तो आपको पेपर पास करना पड़ेगा। देश अपनी लैंग्वेज बोले तो सिविल सर्विस एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। 1813, उसमें उम्र थी 18 से 23 साल वाले कर सकते हैं। अब कह रहे हैं पहला भारतीय जिसने ये पेपर पास किया था, मतलब सिविल जो सेवा अधिकारी बना, वो यही है सत्येंद्रनाथ टैगोर। कब किया था? 1863 में किया था। उस टाइम में अब लगा लो 42 का जन्म है, 63 में पेपर पास कर दे, 21 साल की उम्र में। धन्य हो पर वो 21 साल की उम्र में भाई साहब ये बन गया था। मानिए हम मैं जो 23 साल का लंगवाड़ा डोल रहा है चक्कर यार, डोला तो कैसे भाई यार, कोशिश तो कर रहा। चलो बाबा बुद्ध भगवान जी, द माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम। वो जो आपका अगर मिरर इमेज बन रही है ना, हाँ मिरर इमेज बन रही है, बताओ क्या लिख रखा है? वैसे मन बता दिया लिख रहे, जूम कर लियो। द माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम, बुद्धा, ठीक। अब सुनो मेरी बात, ठीक है। क्या याद करो? पहला भारतीय जिसने जो सिविल सेवा अधिकारी बना वो है, क्या नाम है इसका? सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अब सुनो, ये 1853 में उम्र थी, 1823। अब ये उम्र है ना, कभी 1821 भी की गई, 19 की 2-3 बार चेंज भी हुई, ज़्यादा खास नहीं है।
ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ पोषित स्नो फेड नदी है? कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, यमुना। भाई साहब इस जो बंदे ने क्वेश्चन किया है ना उसने भी गलत कर रखा है। अरे पहली बात, ये क्वेश्चन वो ठीक कर देगा जिसको ये पता है स्नो फेड रिवर किसे कहते हैं। सुनो मेरी बात, स्नो फेड, स्नो मतलब बर्फ, स्नो फेड रिवर उसे कहते हैं जो समझ लो हिमालय से निकली, जो हिमालय से निकलती है ना वो सारी स्नो फेड है, बाकी नहीं है। ऑप्शन में देखो, कावेरी है, कावेरी देख नीचे से निकले या नहीं है। गोदावरी कहाँ से नीचे से निकलती है, ये भी नहीं है। नर्मदा कहाँ से, मध्य प्रदेश, ये भी नहीं है। यमुना हिमालय से आ रही है ना, यमुना। अब सुनो मेरी बात, अब करते चमत्कार, चमत्कार करते कावेरी नदी का चमत्कार, ठीक है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, कर्नाटक के कुर्ग जिले से के ब्रह्मगिरी, कर्नाटक के कुर्ग जिले से ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, ठीक। अब कह रहे हैं इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर, ठीक है। इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम है पोन्नी रिवर। निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम पोन्नी रिवर? प्राचीन नाम किसका है? ये है कावेरी, ठीक। अब सुनो, इसके किनारे कौन सा शहर बसा है? इसके किनारे एक शहर है मेन जो है वो है तिरुचारपल्ली। तिरुचारपल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा है? कावेरी नदी। कहाँ पर है? ये है भाई साहब पता तमिलनाडु शायद, पक्को नहीं पता। अब कह रही इसकी सहायक नदी, दो सहायक नदी में पिछली वीडियो में बता दी, अगर आपने देखेगी तो बहुत बढ़िया, ना देखेगी तो अपनी ऐसे तैस कराऊँ भाई, सीधी सी बात से। इसकी दो सहायक नदी याद करवा चुको और दो आज कर लो, सारी करा दूंगी इधर। दो कौन कौन सी आज याद करो? सिमसा, सिमसा नदी किसकी सहायक है? कावेरी की। एक याद करो भवानी, भवानी किसकी सहायक नदी है? कावेरी। चलो मैं बताती हूँ। एक याद कराए तो हेमावती, हेमावती भी इसी की है, और काबिनी, काबिनी भी इसी की है। और मैंने एक ट्रिक भी याद कराई थी, देख चार याद करो, सिमसा, भवानी, हेमावती और काबिनी, ठीक है, ठीक। अब सुनो मेरी बात, काम की सब कुछ कर लो। इसके ऊपर जलप्रपात है, टोटल 5 जलप्रपात कराऊंगा। 2 मैं पिछले वीडियो में करवा चुका और 3 आज कराती हूँ। पिछले वीडियो में क्या क्या कराते? एक है शिव समुद्रम जलप्रपात, किस नदी पर है? ये है कावेरी पर। कहाँ पर है? कर्नाटक। एक है श्रीरंगपट्टनम जलप्रपात, किस नदी पर है? कावेरी पर। कहाँ पर है? कर्नाटक। एक है पता ना के नाम से, अरे यार भारचुक्की, ऐसा ही नाम है, भारचुक्की, भारचुक्की जलप्रपात किस नदी पर है? भारचुक्की जलप्रपात है कावेरी पर। किस राज्य में है? ये भी कर्नाटक। एक है बालमुरी, बालमुरी जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी पर। कहाँ पर है? कर्नाटक। एक है होगेनकल, ये बढ़िया क्वेश्चन है, होगेनकल, होगेनकल किस नदी पर है? कावेरी पर। कहाँ पर है? तमिलनाडु। आंख बंद करो, 5 जलप्रपात होता है। शिव समुद्रम कर्नाटक कावेरी, श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक कावेरी, होगेनिकल तमिलनाडु कावेरी, बालचुक्की कर्नाटक कावेरी, और बोरथाली ऐसा नाम है, जो भी नाम है, बालमुड़ी ऐसा ही पता जो भी है, बालमुड़ी कर्नाटक कावेरी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नहीं, अभी अब आता है नेक्स्ट, आता है गोदावरी। फिर आती है भाई साहब एक अपनी गोदावरी। अब सुनो मेरी बात, गोदावरी का उद्गम स्थान मैंने पहले बताया, आज फिर बता। गोदावरी का उद्गम स्थान है महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश पहाड़ी से होता है, ठीक। गोदावरी, इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितनी है? 1465। अब सुनो मेरी बात, इसकी सहायक नदी कितनी है? 3 याद कर लो सहायक नदी। एक तो याद कर लो मंजीरा, मंजीरा किसकी है? गोदावरी की। एक याद कर लो प्राणहिता, प्राणहिता किसकी है? गोदावरी की। और एक याद कर लो इंद्रावती, इंद्रावती किसकी है? गोदावरी। अब कैसे याद करो? देखो भाई साहब यार, कई जो फिल्म वगैरह ना देखो, अब गोदी में क्या है, प्राण त्याग देते, मतलब डेथ हो जाती है। एक्टर, जो एक्टर है ना, सब विलेन्स को मार देता है, विलन, अरे डाकू ने मार दे से, और फिर आके जो हीरोइन है ना उसकी गोदी में आकर मर जाओ उसे। समझ रहा हो ना? समझ रहा, मतलब गोदावरी प्राणित, प्राण त्याग दिए, कहाँ पर? उसकी गोदी में त्याग दिए। अरे अपन याद करना और अपन क्या करना, ठीक है। कहाँ पर त्यागे प्राण? गोदी में। एक है मंजीरा, मंजीरा मेरे महबूब मेरे सनम, मतलब भाई उसकी गोदी में सो गया। हाँ यार मजा आ गया, क्या सीन है।
इसकी मैंने के मजे मजे गाना बहुत बढ़िया गाना है नहीं आया है 1 महीना तो है मतलब उसकी गोदी में मुझे नींद आई भाई साहब गोदी में सोया मजा आया। मंजीरा किसकी गोदी गोदावरी ठीक है। एक है इंद्रावती मैंने याद कर मेरे पापा है ना पापा उसकी मेरे पापा की बुआ का है ना उसका नाम इंद्रावती है मैंने याद कर इंद्रावती गोदावरी इंद्रावती गोदावरी इंद्रावती गोदावरी रट लियो ठीक है 2-4 बार कर लियो याद। अब सुनो महाराष्ट्र से निकलेगी कहाँ से महाराष्ट्र से होते हुए ये जाती है किस पर तेलंगाना में तेलंगाना फिर ये जाती है आंध्र प्रदेश 3 राज्यों में इसका मतलब ऐसे ऐसे डोलती थी। अब सुनो मेरी बात एक भाई मैं सुंदरवन डेल्टा आपने पढ़ा रहा था पिछले वीडियो में उसमें बताए हो ना आप बता रहे हो एक मैंग्रोव वन आपने नाम सुनो मैंग्रोव वन भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं सुंदरवन डेल्टा बंगाल में पाए जाते हैं। लेकिन दूसरे नंबर पर मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं कोरिंग पक्षी अभ्यारण्य में कोरिंग वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं दूसरे नंबर पर जो है। और ये अभ्यारण्य है ना ये है ना गोदावरी उसके डेल्टा के अंदर आता है मतलब गोदावरी का आसपास है नू समझ लो कुल मिला ठीक है। हूँ सर कोरिंग कोरिंग कहाँ पर है वो भारत में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कोरिंग वन्य अभ्यारण्य पाए जाते हैं। कोरिंग कहाँ पर है कोरिंग है मतलब गोदावरी नदी डेल्टा ठीक है। अब सुनो मेरी बात एक नाम सुना होगा पापी कोंडा नाम तो सुन रहा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है ये आंध्र प्रदेश में कोरिंग कहाँ पर था वो भी आंध्र प्रदेश में पापी कोंडा ये भी आंध्र प्रदेश में और ये भी इसके डेल्टा के अंतर्गत आता है मतलब आस पास होगा कुल मिला के बात यह है समझ गा आंख बंद का। गोदावरी त्रंबकेश्वर पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र ठीक है 1465 किलोमीटर लंबी है 3 सहायक इंद्रावती मंजीरा और एक और थी प्राणिता ठीक है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना और महाराष्ट्र में इसका वो चलती फिरती है ठीक है। फिर आता है यो क्या नाम बताओ पापीकोंडा है वो वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में और एक है कोरिंग है जो भी है दूसरे नंबर पर मैंग्रोव वन पाई जाती है ये भी इसके अंदर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ सुनो बाकी 2 नदी कौन कौन सी बच गई ऑप्शन में ये भाई साहब यमुना और कावेरी ये भाई मैं फेर करा दूँ आज 2 नदी करा दी धीरे धीरे सारी नदी करा दूँ ऐसी ज़्यादा बाहर कुछ आवे और बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई वर्ष 1878 में ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट अधिनियमित किया गया था। भारतीय संविदा अधिनियम ईस्ट इंडिया शेयर लाभांश प्रतिदान देशी प्रेस अधिनियम संपत्ति अंतरण अधिनियम। अब सुनो मेरी बात एक नाम है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भाई साहब बहुत पूछो जाओ बहुत हर पेपर में एक शिफ्ट में मिले ही मिलेगा और आज मैं कुछ चमत्कार करती हूँ वर्नाकुलर देखो सुनो मेरा एक साल याद करो 1876 से लेकर 1880 तक उस टाइम भारत का वायसराय था लॉर्ड लिटन रट लो याद कर लो कुछ करो उसकी 1876 से 1880 तक भारत के इतिहास में क्या क्या घटनाएं मैं सारी अभी चमत्कार करती हूँ उससे बाहर कुछ नहीं आएगा जो क्वेश्चन बन सकते देखो 1876 में ये बना वायसराय ठीक 1880 में ये हट गए 1876 में बना अगली साल 1877 में क्या हुआ 1877 में हुआ था ब्रिटेन की महारानी है ना उसके लिए दिल्ली आई और उसके लिए दिल्ली दरबार का आयोजन हो और उसको केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया आओ राजा कुंडी मत खड़काओ रहो आओ जी लो जी ये सब किया गया ब्रिटेन की महारानी के साथ 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन थी। अगली साल 1878 में क्या हुआ कई चीज हुई बड़े 1878 में एक हुआ था अकाल समिति की अकाल आयोजन आयोग का गठन हुआ था अकाल आयोग। अब पूछेगा इसका अध्यक्ष कौन था अकाल आयोग का गठन कब हुआ 1878 में इसका अध्यक्ष था रिचर्ड स्ट्रेटेजी। कैसे याद करोगे भाई साहब अकाल पड़ गया हिंदुस्तान में खा भाई सुकून तेरे सुकून कुछ खाने के लिए नहीं है सब कुछ सूखा पड़ गया मतलब अकाल का मतलब यही होता है। तो एक फिर कहेंगे चलो हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं मतलब स्ट्रेटेजी मतलब एक समझ गया ना स्ट्रेटेजी इंग्लिश का वर्ड है एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं मतलब एक समझ गया ना कुछ मिला ठीक है एक स्ट्रेटेजी बना मतलब अकाल को रोकने के लिए अकाल राष्ट्रीय अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन है रिचर्ड स्ट्रेटेजी 1878 ठीक 1878 में आई थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सीधा क्यों समाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के समय वायसराय कौन था लिटन के सिस्टम यो थो जो भी भाई साहब ब्रिटिश कंपनी का मतलब सरकार के खिलाफ जो भी कुछ बोल रहे हो ना अखबार में कुछ छाप देगो उसका अखबार बंद है सीधी सी बात है मानना हमारा अगर कुछ बोल रहे हो नहीं इतनी थारे में हिम्मत हिंदुस्तानियन का अगर असली माई को लाल है ना तो छाप के दिखा दे और छाप तो अखबार बंद सीधी बात से धमकी दिया करता कुछ भी खिलाफ छाप दे अखबार सीधी बात यार ठीक क्वेश्चन पूछेगा
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जो बंद होने वाला पहला अखबार कौन सा है, वो है सोम प्रकाश अखबार। कौन सा है, सोम प्रकाश। अब कहेगा सोम प्रकाश अखबार शुरुआत हुआ था 1859 में, ठीक। किसने किया था, ये किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लेकिन अगर ऑप्शन में ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं है तो क्या करोगे, तो करोगे द्वारकानाथ विधुभूषण, जो भी है ये, ठीक है। द्वारकानाथ कृष्ण जी कहते हैं, द्वारकाधीश। वैसे करना ईश्वर चंद्र विद्यासागर अगर ऑप्शन में नहीं, क्यों भाई, क्योंकि भाई कई जगह क्या है ना, पता नहीं, जो है ना वरना जो सोम प्रकाश अखबार उसका संस्थापक ये भी है और वो भी, दोनों ही है कुल मिला के। लेकिन अगर ऑप्शन में पहला है तो ये करना, और ये नहीं है तो फिर वो करना द्वारकानाथ विधुभूषण, ठीक। अब सुनो, उसके तहत बंद होने वाला पहला अखबार ये है, ठीक है। एक अखबार था पायोनियर अखबार। ये क्या था, ये चमचागिरी करते थे, गोदी मीडिया टाइप था ये। मतलब कुछ छापता नहीं थी ये सरकार। हाँ भाई सही बात है, सरकार के खिलाफ छापोगे यार, की तरह होगा भाई, है के खाओगे खाना है हमारा खिलाफ सरकार, यार सही बात से वो चमचागिरी करता, पायोनियर अखबार। अब सुनो मेरी बात, एक आया था 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम। सीधा पूछे किसके टाइम पर आया शस्त्र अधिनियम, ये आया था लिट्टन के टाइम पर, ठीक है। एक लिट्टन ने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा काम नहीं किया, एक बड़े काम क्या था, एक क्या था, लिट्टन ने अलीगढ़ में मुस्लिम प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की थी। लिट्टन ने मुस्लिम प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की थी, ये की थी भाई साहब अलीगढ़ में। सीधा पूछो, एक अपनी जिंदगी में बहुत बड़े काम, ठीक है। 80 में 76 से 80, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा भारत, 4 साल 5 साल में, ठीक। फिर आता है 80 से 84 एक आ गया कौन, रिपन, क्योंकि 1881 में यहाँ भारत की पहली वो जनगणना आई थी ना, वो नियमित, कौन था, रिपन था, वो आ गया 1880 से 84, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, उसने क्या किया, 2 साल बाद 1882 में बोले ये गलत बात है, वो बड़ी आदमी थे, 1 नंबर आदमी था, उसने ये हटा दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया किसने, लिट्टन ने, हटाया रिपन ने, ठीक है। कैसे याद करो, याद भी करा दूँ। देख, एक खिलाड़ी से जो भाई क्रिकेट देख सुन तो पता है, बांग्लादेश का है, लिटन दास, विकेट कीपर है भाई, चल गया तो चल गया, ना चला तो नहीं चला, ऐसा टाइप का खिलाड़ी है। मैं अपनी ड्रीम टीम में आधी बार ले उसने आधी बार नहीं ली, ठीक है, तो वो है, ठीक। अब सुनो मेरी बात, बांग्लादेश क्रिकेट मैच आ रही, लिट्टन के आगे कहेंगे सर आप बताओ ना, आपने कुछ रन नहीं बनाए सर, आप हार कैसे गए सर, ये वो कहोगा, अब जो थम चला जाऊँ मैं, थरिया तेज कर दूँ, पहली यार मैच हार गया, दिमाग खराब है रोज है, ऊपर स्तंभ, मतलब लिट्टन के आगे कह रहे हैं सर आप कैसे हार गए, आगे आप क्या करो, मतलब भाई खिलाड़ी समझ गया ना कुल मिला के, वो यार चला जाओ मैं थरो अखबार बंद करा दूँगा, हाँ बता दी से बेट चो थर कराऊँ रुक जाना, थरो आज गंडो ही करूँगा, वो टाइप रख अरापा नहीं याद कर है वो याद, ठीक। और फिर रिपन जो आया था ना 2 साल बाद 1882 में, चलो कर दिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाफिज खालिस्तान सदी के कवि थे जिनके कविता संग्रह को दीवान या दीवान ए हाफिज के नाम से जाना जाता है, 15वीं 17वीं 14वीं 16वीं। अब सुनो मेरी बात, मैंने सर्च मार दिया हाफिज नाम से, पता क्या है, कुछ नहीं आयो, बस यो क्वेश्चन है भाई रटन वालों, सीधी बात के रटियो हाफिज तो नहीं, ये था भाई सब 14वीं शताब्दी का, ठीक। अब सुनो मेरी बात, कहाँ का था, ये था ईरान का कवि था, ठीक है। और ये किस भाषा में लिखता था, ये लिखता था फारसी भाषा में, ठीक है। बस ये 3 चीज़ इसकी ज़िंदगी से काम की आई, बाकी पता है क्या आई, PDF में एक PDF डाउनलोड हुई, उसमें आई इसकी गज़ल, पढ़ के सुनाओ, अरे यार चलते हो गए स्क्रॉल करते हो गए भाई, खत्म ही ना आ रही कुछ ना, ये जो है ना दीवान जो भी इसकी गज़ल है, इससे ये है पूरी ये कुछ नहीं है, बस भाई साहब रट लिया अभी हम, कुछ और क्वेश्चन नहीं बन सकते इसकी ज़िंदगी से। अगर क्वेश्चन बाई चांस आ गया तो पूछेगा किस देश का है, ईरान का है, किस भाषा में लिखता है, फारसी में, और 14वीं शताब्दी, 3 ये ज़िंदगी से, ये और कुछ नहीं बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है, पिटूनिया के फूल, लाल गोभी के पत्ते, जिरेनियम के फूल, अजवाइन के पत्ते। अब सुनो मेरी बात, सबसे पहला आता है एसिड बेस, सुनो मेरी, एक आता है pH स्केल, pH स्केल, उसमें टोटल 14 डिजिट होती है, उस पर ये हमको भाई एसिड है नहीं, ये क्या है, ये पानी है इस ढक्कन में, ये पानी एसिड है नहीं, उस पर चेक कर लो, सीधी बात। अब सुनो 1 से 14 तक होते हैं, उसमें क्या होते हैं,
1 से लेकर 7 तक, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनिए, बस पॉइंट बढ़िया क्वेश्चन है वो। सही जो 7 पर अगर जो कुछ चीज है ना वो है ना एसिड है और ना बेस है, वो बीच का है, न्यूट्रल है। और 7 से इस साइड मतलब 1 से लेकर 7 तक वो होता है एसिड, और 14 से लेकर 7 तक वो होता है बेस। सुनो मेरी कह के रहे उठा पाओ, प्रश्न में आएगा एसिड कौन से होते हैं 1 से लेकर 7 तक। 7 तक का मतलब है 7 भी इंक्लूड है, 7 नहीं होता भाई, 7 ना एसिड है ना बेस, लेकिन 7 से जस्ट नीचे आ जाता है ना वो एसिड हो जाता है, और 7 से जस्ट ऊपर चले जाते हैं वो बेस हो जाता है। समझिए समझिए। अब मान लो किसी का पीएच स्केल पर 1 पर है, जो भी इसका पीएच मान 1 है, 1 है मतलब वो बहुत ज़्यादा एसिड है। किसी का 6.5 है वो थोड़ा कम एसिड है, किसी का 7.5 है वो थोड़ा कम एसिड है, किसी का 14 है वो तो एकदम ही बेस है। ये सब। अब सुनो, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? पीएच स्केल की खोज की थी सोरेनसन ने। सोरेनसन कब की थी? 1909 में की थी। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की 1909 में की थी। 1909 से याद आ गई, 1909 में हुआ था आईसीसी की स्थापना। आईसीसी की स्थापना 1909 में। लेकिन 1909 में आईसीसी की फुल फॉर्म क्या थी? आईसीसी की फुल फॉर्म थी इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, सॉरी इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस थी 1909 में। टाइम इसका हेडक्वार्टर मतलब कहाँ पर हुई थी? लंदन में। ठीक है, आज के टाइम पर इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक, आज के टाइम पर दुबई में थी। अब सुनो मेरी बात, हो गए। एसिड क्या करता है? एक और क्वेश्चन बनता है। एसिड करता है देखो कैसे याद करोगे, ABR। ए से एसिड, बी से ब्लू, आर से रेड। एसिड करता है ब्लू लिटमस पेपर को लाल में चेंज कर देता है। ब्लू को लिटमस पेपर, उसके ऊपर कुछ भी एसिड डाल दो और लाल रंग का हो जाए। बेस क्या करता है? BRB। बी से ब्लू, आर से रेड, और बी से बेस, आर से रेड और बी से ब्लू। बेस क्या करता है? रेड को लिटमस में करता है। एसिड देखो कैसे याद करो, देख ABR, ए के बाद बी आता है ना ABCD में, तो ABR। ठीक है, फिर आर आता है बी के बाद बी नहीं करेंगे, बी के बाद ए करेंगे, मतलब 2 बार बी एक साथ नहीं आ सकते, ऐसे याद कर रहे। मैं तो ऐसे याद कर रहा, बी भी नहीं होता, BA होता है, BAR और ABR। समझ गया ना? एक बार दोबारा वीडियो पीछे करके देख। ठीक, पर्सन में क्या कह रहे हैं, मैं तो फालतू की बात कर रहा हूँ। पर्सन भाई कुछ लेड़ देड़ बनना, रट लियो क्वेश्चन, रट लियो कि यह पूछा कौन सा नहीं है, आप याद करो कौन सा है कौन सा है। ऑप्शन है पिटूनियस के फूल, पिटूनियस के फूल है, लाल गोभी के पत्ते हैं, और जिरेनियम के फूल है। आँख बंद करो, लाल गोभी के पत्ते एसिड बेस क्षारक है, और पिटूनियस के फूल है। भाई आँख बंद करो, जब दिक्कत आओ सर। पिटूनियस के फूल है, लाल गोभी के पत्ते है, जिरेनियम के फूल है। भाई मेरे खुद नहीं ना यार, पिटूनियस के फूल, भाई मैं भी रटूँ यार, और तो क्या करूँ यार। हाँ ये जरूर बता, ये पता हो मैंने पीएच स्केल फलान दिख रही हो, जो मैं पता वो मैं आपने बता दी। बाकी ये तो भाई क्वेश्चन ये रटन को भाई सीधी मैं फालतू बात ना करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 1859 में कलकत्ता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? रिसराम, मैसरा, श्रीरामपुर, हावड़ा। अब सुनो भाई, देखो जो भी क्वेश्चन याद करते बड़े क्वेश्चन। जूट मिल, पहली बात जूट को हम कहते हैं गोल्डन फाइबर, हिंदी में बोले तो सोने का रेशा। सोने का रेशा किसे कहते हैं? जूट को कहते हैं। ठीक, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कहाँ पर होता है? भारत में होता है। और भारत में पहली बार सबसे पहली मील कहाँ लगी थी? ये लगी थी 1855 में। पर्सन में 1859 दे रखा है, लेकिन मैंने क्रोम पर सर्च मारो उसमें 1855 दिखा रहा है। बताओ कौन से मानो भाई, देख रहे हम जो मानो। ठीक, 1855 करते हो 18। कहाँ पर? कलकत्ता। कलकत्ता में कहाँ पर? कलकत्ता में रिसरा। ये तो ज्यादा ही डीप गए, कलकत्ता में नहीं, सीधा बुझेगा। पहली जूट मिल बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई। ऑप्शन आए कलकत्ता। कैसे याद करोगे? याद भी कराते हो। जूट 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 जूट, समझ गया ना? आ रही है ना फीलिंग? आ रही है।
और वह चीज़ है कि मैं बात कर रहा हूँ पूरा भारत में सबसे बड़ी जो उसकी वो है ना जितिया चीज़ मिला है वो है सोनगाछी। सर्च मार लियो, कल भी कही थी आज फिर कह रहा हूँ, सोनगाछी है बंगाल में। तो जूट मिल कहाँ पर है? बंगाल में। अब सुनो मेरी बात, देखो भाई यह वीडियो आज के टाइम पर इस पर व्यू आते दिन में 30 व्यू, हो सका है आज से 2 साल 6 महीना बाद ये वीडियो व्यू 40-50 हज़ार आज जी। तो मैं ये कह रहा हूँ मेरा मकसद आपको कुछ गलत वो नहीं है। देख आपके पास 2 चांस है, एक तो मैं ये झूठ कर रहा हूँ ये समझा के मतलब आपको समझ आ जाए, हाँ भाई आपको समझ आ जाएगा, रट जाएगा क्वेश्चन। और दूसरा है भाई मैं आपको शुद्ध हिंदी में बात करूँ ना, आपका समझ में ना पल्ले नहीं पड़े। 2 चांस ही, अगर थम नूचा होगा भाई बस थाने भी तनोती ज्ञान से मैं कोई थम भला आदमी तो हाथ करने है भाई। तो कुल मिला के बात यह है भाई, देखो ना देखो भाई लड़की मेरे अरे सुनो मेरा मानना ये है, मेरी एक सोच है कि आदमी की इंटेंशन देखो, आदमी कर यूँ मत देखो आदमी तने के करो के नहीं करो, उसकी इंटेंशन क्या है वो देखो। तो मेरी इंटेंशन किसी को ये सब वो नहीं है, मेरी इंटेंशन आपको याद कराना है। अब भाई झूठ कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? ये सोनगाछी, अरे छोड़ दो यार, कलकत्ता में कहाँ पर? रिसरा। ठीक, अब सुनो मेरी, एक है भाई साहब भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है। इसकी स्थापना हुई थी 1971। भारतीय जूट मिल दुनिया का सबसे ज्यादा जूट उत्पादन भारतीय जूट मिल 1971, ठीक 1961 सॉरी भाई 61 ठीक। फिर आता है इंटरनेशनल जूट संगठन, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर ढाका, अपना कलकत्ता के पड़ोस में ढाका बांग्लादेश। ठीक, अब सुनो भाई कुछ भाई प्रमुख मतलब जगह बताओ जहाँ पर जूट मिल मतलब जूट का उत्पादन होता है। 1 2 5 4 ही ज़्यादा याद, एक है यूपी में सिर्फ 2 जगह होती है, एक तो कानपुर और एक गोरखपुर। ठीक, एक है विशाखापट्टनम में एक तो है गंटूर और एक है हाँ मतलब आंध्र प्रदेश एक तो गंटूर एक विशाखापट्टनम। ठीक है, एक से के नाम से बिहार में भी हो, और एक से वेस्ट बंगाल। 4 राज्य है, वेस्ट बंगाल, बिहार, विशाखापट्टनम और लखनऊ। बिहार में 5-4 जगह है जिन जहाँ पर होती है, और बंगाल में है ना कम से कम ना तो 15 जगह ऐसी है जहाँ पर जूट का उत्पादन होता है। कितनी की याद करो नहीं हो, बस ये याद करो पहले जूट मिल रिसरा में तो याद कर रखो, आपने नाम सुन रखो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वह भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन सा है जिसने टेस्ट ओपनर के रूप में अपने पदार्पण मैच में लगातार 2 शतक लगाई? रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, MS धोनी। कह रहा है कौन सा खिलाड़ी जिसने अपने टेस्ट मैच में डेब्यू में टेस्ट मैच किया, मतलब पहली जिंदगी का पहला इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेल लिया और टेस्ट मैच में 2 पारी होती है और दोनों में शतक लगा दी, वो था रोहित शर्मा। अब सुनो मेरी बात, काम की बात क्या है? काम की बात ये दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब कौन सा है? वो है भाई साहब हैंड्सबर्ग क्रिकेट क्लब। इसकी स्थापना हुई थी 1760 में। हैम्बल्डन क्रिकेट क्लब 1760। एक होता है मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब, जिसे हाँ MCC क्रिकेट क्लब नाम सुने था और कुछ ना पता, मैंने भी नहीं पता, आज मैंने पता लगा। MCC मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब, इसकी स्थापना हुई थी 1787 में। अब कह रहा है दुनिया का पहला इंटरनेशनल टेस्ट मैच किस किस देश के बीच हुआ, कब हुआ? ये हुआ था 1877 में। किसके बीच ये हुआ था भाई साहब? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था मेलबर्न में। ठीक है, फिर कह रहा है दुनिया का पहला ODI मैच 50 ओवरों वाला, पहले 60 ओवरों को होता है कुल मिला के, ये ODI याद कर, 1 दिवसीय मैच, ये भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। कब हुआ था? ये हुआ था 1971 में। ठीक है, 1971 कहाँ पर? मेलबर्न। ठीक है, एक होता है ICC स्थापना, थोड़ी देर पहले बताया 1909 में। इसका हेडक्वार्टर आज के टाइम पर है दुबई में। कहाँ पर? 2005 में बना था, उससे पहले लॉर्ड्स था। ठीक, अब सुनो मेरी बात, अब कह रहा है डे नाइट टेस्ट मैच, मतलब टेस्ट मैच पहले क्या होते थे भाई? दिन में खेलते थे 6-7 घंटे 90 ओवर। अब आज के टाइम पर क्या दिन में भी खेल लो रात को, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं किए थे जो। तो कह रहे दुनिया का पहला टेस्ट मैच किन 2 देशों के बीच खेला? वो खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। कब? 2015 में खेला गया। और वो क्या कहा कि किस ग्राउंड पर ये खेले गए? एडिलेड पर। काम की बात क्या है? काम की बात है
भारत ने अपना पहला टेस्ट डे नाइट टेस्ट मैच कब खेला, कहाँ खेला, किस देश के खिलाफ खेला? यह क्वेश्चन एक पेपर में पूछा गया है। एसएससी ने क्यों पूछा? ये खेला गया 2019 में, इसलिए आज से 2 साल पहले ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तब ये पूछा गया था। ये खेला भारत और बांग्लादेश के बीच में कलकत्ता में ईडन गार्डन में खेला गया 2019 में। ठीक है, अब सुनो मेरे, क्रिकेट पिच होती है, पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज। अरे वाह, नोटी हो रहा है, वो टाइम है 22 गज। अब पूछेगा कितने मीटर, मीटर में पूछेगा, मीटर है 20.11 मीटर। ठीक, बॉल होती है क्रिकेट बॉल, उसका वजन कितना होता है? उसका वजन होता है 155 ग्राम से लेकर 161 ग्राम तक। ठीक है, बैट होता है मैं हूँ लप्पा मारा, आगे तो सीधी ना आई तो खाली, ये टाइप सापा सीधी। बैट होता है, बैट की लंबाई कितनी है? लंबाई चाहिए तू इतनी सी लंबाई लेकर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा ही ज़्यादा होनी चाहिए 38 इंच की। मतलब अब ये थोड़ी भाई तू इतना बड़ा बैट ले जाए, फिर तो यार बॉल भिड़ाई मतलब बॉल लगेगी, बैट की खाली जाएगी नहीं, तो ज़्यादा ही ज़्यादा है 38 इंच का। ठीक, बैट की चौड़ाई होती है, चौड़ाई इतनी होती है, वो ज़्यादा ही ज़्यादा कितनी होनी चाहिए? वो ज़्यादा ही ज़्यादा होनी चाहिए 4.25 इंच, इससे ज़्यादा चौड़ाई नहीं होनी चाहिए। ठीक, और कुछ है भाई, और कुछ कह रहे, हाँ स्टम्प्स होते, किल्ली बोलते, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए भाई साहब, मतलब एवरेज वो होती है 72 सेंटीमीटर, 1-2 इंच मतलब सेंट तो 5-4 ऊपर नीचे होती है, वैसे 72 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बराबर जिंक सल्फेट प्लस डैश, क्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन पता है सबसे सरल क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन सारा खेल पता है किसका? ये क्वेश्चन सारा खेल है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूले का। ये सारा खेल है जिंक सल्फेट का फॉर्मूले, बहुत सरल है। जैनी थोड़ी बहुत भी केमिस्ट्री पढ़ रखी वो करते हैं। देख क्या है, या जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4, H2SO4। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर बनाते हैं जिंक सल्फेट का ZnSO4 प्लस क्या बनाएंगे? देखो मुंह समझ लो, इस साइड है ना, जितने जिंक के कण है, एटम्स है, उतने ही उस साइड आएंगे, जितने H के हैं हाइड्रोजन उतने ही उस साइड आएंगे, जितने सल्फर के इतने ही इस साइड है। देखो यहाँ पर जिंक का एक है प्लस क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। अरे यार मैं थन लिखी तो मैं बता सकूँ, कुल मिलाकर हमने पढ़ रखे गिन थना जाओ। अरे आगो कुल मिलाकर सरल ही थे यार मैं, मतलब कुल मिलाकर इस साइड जितने जिंक के एटम है ना, जिंक के इस साइड भाई एक है, तो इस साइड भी एक आए। कैसे? जिंक सल्फेट Zn एक आए ना, ये ठीक है। इस साइड हाइड्रोजन कितना है? H2SO4, H2 हाइड्रोजन 2 ही, तो इस साइड भी दो आएंगे, ZnSO4 प्लस H2। यही तो पूछ रहा हूँ, उस साइड भाई हाइड्रोजन के 2 थे, तो इस साइड भी 2 ही करेंगे, प्लस हाइड्रोजन जोड़ेंगे। SO4 मतलब उस साइड क्या थे? ZnSO4 था ना, H2SO4 तो सल्फर के एक था, तो इस साइड ZnSO4 S का एक आगा। कुल मिलाकर समझ गा ना, चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम, इंडिया डिवाइडेड, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। सरल क्वेश्चन, सारी दुनिया पढ़ रखो कर देगी। अब सुनो मेरे, पहला ऑप्शन है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। यह किताब किसने लिखी? यह लिखी थी, रट लो, याद कर लो, कुछ कर लो, जवाहरलाल नेहरू ने। भारत की खोज किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू। दूसरा ऑप्शन है एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम, ये किसकी है? ये भी जवाहरलाल नेहरू की है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन था इंडिया डिवाइडेड, ये किसके? ये है राजेंद्र प्रसाद। रट लो, याद कर लो, कुछ कर लो। ठीक। चौथा ऑप्शन क्या था? ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये किसकी है? ये भी जवाहरलाल नेहरू की है। ठीक है। अब सुनो मेरी बात, जवाहरलाल नेहरू के पप्पा का नाम था मोतीलाल नेहरू। ठीक है। मोतीलाल नेहरू ने की जिंदगी से सिर्फ 2 चीज याद कर लो, बाकी देखिए जवाहरलाल नेहरू के पप्पा मोतीलाल नेहरू की जिंदगी से 2 चीज याद करो। एक चीज तो इसने किताब लिखी थी, किताब का नाम था इंडिपेंडेंस। किताब किसके द्वारा लिखी गई? जवाहरलाल नेहरू के पप्पा मोतीलाल नेहरू का। एक और वो सबने पता है, वो क्या है? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास और जवाहरलाल नेहरू। कब? 1923 में। ठीक है। अब सुनो मेरी बात, 1923 थी 22 में तो भाई बम फट गया था 5 फरवरी में।
और 1923 थी स्वराज पार्टी, 23 थी। ठीक, ऑप्शन में आएगा स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास प्लस नेहरू दिखा दे, जवाहरलाल नहीं, इसके पापा ने की थी, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब सुनो, जवाहरलाल नेहरू की 3 किताब की थी। एक तो थी भाई डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। एक थी ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, एक से अरे के नाम से एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और इंडिया डिवाइडेड के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कुर्ग का कोड्डव समुदाय त्योहारों के दौरान हथियारों की पूजा करता है, कौन सा त्योहार? थाईपुसम, भगोरिया, कैलपोद, मड़ई। अब सुनो मेरी बात, पहला ऑप्शन थाईपुसम, रट लियो, याद कर लियो, कुछ कर लियो। थाईपुसम कहाँ का है? थाईपुसम है तमिलनाडु का। ठीक, कब कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है तमिलनाडु का जो थाई महीना होता है ना, उसका तमिल कैलेंडर के थाई महीने की पहली पूर्णिमा को मनाया जाता है थाईपुसम। क्या करते हैं, जीव है ना, जीव में से पता नहीं के करी भाई, राम ही जाना, मैं तो बख्श दो, मैं तो देखता नहीं भी, जीव में से आर पार वो सुई तागे पता नहीं के अरे भाई अपना बस ये सब करते भाई, उनकी जो कुछ होगी जो भी है। ठीक, ये सब करते। ठीक, अब सुनो, किस भगवान के लिए करते, मतलब किस भगवान की पूजा करते? ये करते भगवान मुरुगन की पूजा। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ याद मांगो था। नेक्स्ट ऑप्शन आता है भगोरिया। भगोरिया कहाँ का है? भगोरिया है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का। कौन सी जनजाति करती है? भील जनजाति करती है। कब करती है? जो होली आती है ना, होली से पहले करते हैं, होली के आसपास करती है और 7 दिन तक मनाती है। किससे संबंधित है? ये है फसल कटाई से संबंधित फेस्टिवल है। ठीक है, कौन सा है? भगोरिया का मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, फसल कटाई संबंधित है। ठीक, तीसरा ऑप्शन था कैलपोद। कैलपोद है ये कुर्ग का है कर्नाटक। ठीक है, कुर्ग कर्नाटक, कैलपोद वहां मनाया जाता है। क्या करते हैं? हथियारों की पूजा करते हैं। भारत में एकमात्र समुदाय है जिसे बिना लाइसेंस के हथियार रख सकते हैं आप। इतना हथियार चाहो, बंदूक, अखियों से गोली मारे लड़की कमाल रे, तो भाई तो लाइसेंस चाहिएगा गोली मारने की। लेकिन वहाँ क्या है, बिना लाइसेंस रखने देते हैं। ठीक है, कर्नाटक के कौन सी जनजाति? ये कोडवा जनजाति है, कैलपोद। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है? मड़ई। मड़ई भाई साहब कल ये पढ़ाया था आपको, मड़ई। मड़ई कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। किस भगवान की पूजा की जाती है इसमें? की जाती है इष्ट देव भगवान की पूजा की जाती है, दिसंबर से मार्च तक मनाते हैं। ठीक है, मड़ई, हाँ कल याद कराए थे मड़ई छत्तीसगढ़ को। एक और याद कराए थे, वो मैं खुद भूल गो, थम भी बताओ, थम बताओ क्या याद कराए। ठीक है, मड़ई कहाँ का? ये भगवान इष्ट देव की पूजा करते हैं, छत्तीसगढ़ मनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होती है? टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, कॉलरा, रेबीज। अब सुनो मेरी बात, यह क्वेश्चन है सीधा सीधा ऑप्शन देख के करनी, सारी दुनिया सही कर देगी। अगर ऑप्शन कोई ढंग का मिल जाता ना, जब थारी पार्टी जाती। ये तो ऑप्शन रेबीज मिल गया। ठीक, अब सुनो मेरी बात, रेबीज बीमारी होती है भाई कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से, बंदर के काटने से, जो पालतू जानवर है काट लेते हैं उससे बीमारी होती है। आज हम इसके लाड लड़ा रहे, मेरे चलबल है, मेरे चलबल। अगर इसका सुइया नहीं लगा रखा तो आज से 10 साल 20 साल 50 साल जब बुढ़ापा में है ना, हम भो करना, रात में उठोगे और भो करोगे। ये बीमारी है रेबीज। इस बीमारी में क्या होता है? पानी से डर लगता है। सुनो, पानी गंदे पानी पीने से नहीं होती। अगर मान ले मेरे रेबीज हो गई तो मैं क्या करूँ? पानी से डर लगेगा, यो पानी है, रेबीज हो रही मेरा, क्या भाई साहब पानी देख के ऐसे। कुल मिला के बात ये रेबीज से पानी से डर लगता है, लेकिन पानी की वजह से नहीं होती, ये कुत्ते काटने से। रेबीज का टिक्के की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। कब की थी? 1855 में की थी। रेबीज के टिक्के लुई पास्चर 1855। अब सुनो मेरी, तो भाई दूषित पानी पीने मतलब खराब पानी पी रहा भाई, ऐसे नलका वगैरह बिना, ये तो भाई साहब वो है आरओ का पानी। ठीक है, तो बिना उसका पानी पी रहा, उससे होते जैसे खराब खाना खा ले, भोजन वगैरह खाना पीना से होते वो कौन सी? एक होगी डायरिया होगी, जैसे टाइफाइड होगी, मेनिंजाइटिस होगी, कॉलरा होगी, हैजा हैगी, हैजा ये भी याद करो, खराब पानी पीने से होती है। टाइफाइड हो गई, गियार्डिया हैगी, ये सब कुछ बीमारी है जो खराब पानी पीने से होती है। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी हाँ, हमने कवक से होने वाली बीमारी में बता चुको, और विषाणु से होने वाली बीमारी हमने बता चुको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कामाख्या मंदिर खालिस्तान में स्थित है, अगरतला, गुवाहाटी, इम्फाल, कोहिमा।
भाई साहब रट लियो, याद करियो, मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मंदिर कामाख्या मंदिर है असम में, असम का बहुत तगड़ा मंदिर है, माता कामाख्या के लिए है। और ये कहाँ पर है? ये है असम में। कहाँ पर है? गुवाहाटी में है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात क्यों है ये चर्चा में? आज से 3-4 साल महाराष्ट्र में, 2-1 साल पहले की बात है, कुछ सरकार वगैरह गिरी थी बीजेपी की, पतंजी बीजे जो भी थे, डगमगाई थी। उस टाइम जो है ना, वो कौन सी अपोजिशन पार्टी, पता नहीं कौन सी थी, वो अपना विधायक लेकर पता कहाँ गई थी? असम के कामाख्या में चली गई थी। मतलब विधायक ने, वो समझ रहा हूँ न्यूज माती रहे साहब, अपना विधायक कदे वो साइड ना चले जाए, सब ने एक जगह इकट्ठा कर ली, उनका फोन वगैरह छीन ली से, भाई समझ गा ना। तब ये एक बार चर्चा में आया था, अरे चर्चा में तो हमेशा रहता है, लेकिन तब से मेरे याद से कहाँ उठ गया था वो मंदिर, उठे वहाँ पर कामाख्या। अब सुनो मेरी बात, 4 ऑप्शन ही, 4 मंदिर मैं याद करूँगा। कामाख्या कहाँ पर है? असम, गुवाहाटी। ठीक, अब सुनो मेरी बात। एक याद करो, विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? ये है भाई साहब कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ पर? हम्पी में। ठीक, एक याद करो विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर कहाँ पर? कर्नाटक। कर्नाटक में कहाँ पर? हम्पी में। एक याद करो मीनाक्षी मंदिर, भाई साहब खूब कुछ सजाव है। मीनाक्षी मंदिर है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? मदुरई। मैं से मीनाक्षी, मैं से मदुरई। एक रामनाथ स्वामी मंदिर, ये कहाँ पर है? ये है रामेश्वर द्वीप और तमिलनाडु में। मतलब रामनाथ स्वामी ये रामेश्वरम में है। वो हाँ, भगवान राम में वो श्रीलंका जाने के लिए वो क्या था ना, पत्थर से वो क्या बनाए थे, पुल बनाए थे, उठ से वो मंदिर रामनाथ स्वामी। ठीक है, 4 मंदिर, कामाख्या, गुवाहाटी, विट्ठल, हम्पी कर्नाटक, विरूपाक्ष कर्नाटक, हम्पी और मदुरई में कैसा है? यो मीनाक्षी तमिलनाडु, और यो रामनाथ स्वामी रामेश्वर तमिलनाडु। चलिए भाई साहब, बात ऐसी है, मेरा लाइब्रेरी वाला भाई को फोन आ गया, नीचा से काज जा भाई, रात का 9:05 है, तो क्वेश्चन बच गया 23, 24, 25, 3 क्वेश्चन बन गया। और मैंने उनसे पहले माफ़ कर दो, क्योंकि अब मैं घर जाऊँगा, रात का 9 बज रहे हैं, रात मैं नहीं एडिटिंग करूँगा घर जाके, और सुबह नहीं अपलोड करूँगा। तो अब मेरे लिए टाइम, मैं क्वेश्चन तो बच रहे हैं, मैं करा दूँ, लेकिन अब यार वो आदमी है, तो अब मेरे पास उनसे पहले टाइम नहीं है ये वीडियो शूट करने के लिए। तो भाई मैंने माफ़ कर दिए भाई, जाना पड़ेगा, समझा। बाकी वीडियो अच्छी लग गई, 3 क्वेश्चन मैं छोड़ दिया। 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लो भाई, प्रीवियस ईयर आप देख लो, आप करो तो, नहीं मैं रह हूँ तो और भी कुछ आपने बताऊँ कल। ठीक है भाई, समझा करो, ये ना है कर पाओ। बाकी वीडियो अच्छा लगा, लाइक से बहुत मेहनत करो। देख 9:05 है, 10 बजे तक घर पहुँचूँगा, 9:45 तक पहुँच जाऊँगा, और 12 बजे सोऊंगा, जाकर एडिटिंग रोटी भी खाऊँगा, कई काम करना है। ठीक है, बहुत मेहनत करो।